शहर में रहने वाले विवेक की शादी बहुत ही सुशील, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की अंजलि से हुई थी। विवेक एक सरकारी बैंक में मैनेजर था। अंजलि ने आते ही अपने व्यवहार से ससुर जी और पति का दिल जीत लिया था। सास मंगला देवी भी शुरुआत में बहुत खुश थी, लेकिन इस खुशहाल परिवार की शांति तब भंग हुई जब विवेक की बुआ की बेटी तन्नू यानी विवेक की फुफेरी बहन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के नाम पर उनके घर आकर रहने लगी। तन्नू स्वभाव से बेहद ईर्ष्यालु और चालाक थी। उसे अंजलि का इस घर में सम्मान पाना फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसने धीरे धीरे मंगला देवी के कान भरने शुरू कर दिए। मामी जी, अंजलि भाभी तो पूरे घर पर अपना हुक्म चलाती हैं। देखो कैसे मामा जी और विवेक भाई इनकी उंगलियों पर नाचते हैं। कल को यह आपको इस घर में एक कोने में न बिठा दे। मंगला देवी तन्नू की बातों में आ गई। उन्होंने अंजलि को बात बात पर ताने मारना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंजलि चुपचाप सब सहती, क्योंकि वह अपने परिवार को बिखरने नहीं देना चाहती थी। एक दिन अंजलि के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। अंजलि ने रोते हुए अपनी सास से कहा, मामी जी सॉरी, माँ जी, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उन्हें अस्पताल देखने जाना है। विवेक जी अभी मीटिंग में हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा। तभी तन्नू बीच में कूद पड़ी, भाभी यह तो सिर्फ बहाना है मायके जाने का। अभी 2 महीने पहले ही तो आप मिलकर आई थी। मामी जी इन्हें मत जाने दीजिए, आज घर पर कीर्तन है और सारा काम इन्हें ही करना है। मंगला देवी ने गुस्से में अंजलि का हाथ झटक दिया और कहा, इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से चलना होगा। तुम्हारे बाप की तबीयत इतनी भी खराब नहीं होगी। आज पैर बाहर रखा तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद समझो। अंजलि के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और उसके पिता के आत्मसम्मान और उसकी खुद की गरिमा की बात थी। उसने बिना कुछ कहे अलमारी से अपनी शादी के सारे गहने निकाले और मेज़ पर रख दिए। तभी विवेक भी घर पहुंच चुका था। अंजलि ने विवेक की तरफ देखा और शांत लेकिन कड़क आवाज़ में कहा, विवेक जी, मैंने इस घर को मंदिर माना और आपकी माँ को अपनी माँ, लेकिन जहाँ मेरे माता पिता के संकट के समय भी मुझे पराया समझा जाए, वहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। यह आपके घर के गहने और आपकी दी हुई खुशियाँ मैं अपनी गरिमा के साथ अपने पिता के पास जा रही हूँ। विवेक कुछ बोल पाता उससे पहले ही अंजलि अपना बैग लेकर घर से निकल गई। मंगला देवी और तन्नू हंसने लगी कि 2 दिन में वापस आ जाएंगी। अंजलि के जाने के बाद विवेक गहरे सदमे में था, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन से विवेक ने घर के खर्च के पैसे देना बंद कर दिए। जब मंगला देवी ने पैसे मांगे तो विवेक ने कहा, माँ, घर की लक्ष्मी तो चली गई, अब तन्नू बहन यहाँ रह रही है तो वही घर संभालेगी। तन्नू को तो सिर्फ ऐशो आराम की आदत थी। 2 दिन में ही जब उसे झाड़ू पोछा और रसोई का काम करना पड़ा तो उसको नानी याद आ गई। तीसरे दिन विवेक ने तन्नू को छुपकर फ़ोन पर अपनी माँ से बात करते हुए सुन लिया। तन्नू कह रही थी, मम्मी, मैंने अंजलि को तो घर से निकलवा दिया, अब मामी जी पूरी तरह मेरे वश में हैं। मैं मामा जी की वसीयत में अपने नाम कुछ हिस्सा करवाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही काम होगा मैं वापस आ जाऊँगी और हम शहर में नया फ्लैट लेंगे। विवेक ने तुरंत अपनी माँ मंगला देवी को बुलाया और तन्नू की यह पूरी बात फ़ोन पर सुनवा दी। अपनी भांजी की यह गद्दारी सुनकर मंगला देवी के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि जो बहू
उनके घर को संवार रही थी उसे उन्होंने खो दिया और जो घर तोड़ने आई थी उसे सिर पर बिठा रखा था। मंगला देवी रोती हुई विवेक के साथ अंजलि के मायके पहुंची। अंजलि के पिता अब ठीक थे। मंगला देवी ने अंजलि के हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैं पराई बातों में आकर अंधी हो गई थी। असली लक्ष्मी तो तू है जिसने विपत्ति में भी मर्यादा नहीं छोड़ी। मेरे साथ वापस चल बेटी। अंजलि का दिल पिघल गया। वह विवेक और सास के साथ वापस अपने घर आ गई। घर आते ही विवेक ने तन्नू का सामान बाहर फेंका और कड़क आवाज़ में कहा, तन्नू जो दूसरों का घर उजाड़ने की सोचती हैं उसका हमारे घर में कोई स्थान नहीं। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तन्नू शर्म से सिर झुकाए वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से मंगला देवी ने अंजलि को घर की जिम्मेदारी और पूरा सम्मान सौंप दिया और वह परिवार फिर से खुशहाल हो गया। तन्नू के जाने और अंजलि के वापस आने के बाद घर में सब कुछ ठीक तो हो गया था, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब 6 महीने बाद अचानक एक दिन विवेक के ससुर के फ़ोन से एक ऐसा कॉल आया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। तन्नू के जाने के बाद मंगला देवी सचमुच बदल चुकी थी। वह अंजलि को अपनी बेटी से बढ़कर मानने लगी थी। अंजलि ने भी पुरानी सारी बातें भुलाकर सास की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। विवेक और अंजलि की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई थी और जल्द ही उनके घर एक नन्हा मेहमान भी आने वाला था। अंजलि गर्भवती थी, जिससे पूरे घर में उत्सव का माहौल था। लेकिन शांत समंदर में तूफान तब आया जब एक शाम विवेक के फ़ोन पर अंजलि के भाई का रोते हुए फ़ोन आया। भाई ने घबराती आवाज़ में कहा, जीजा जी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बाबू जी की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके दिल का तुरंत ऑपरेशन करना होगा। उसमें करीब 8 लाख रुपए का खर्च है। मेरी नौकरी अभी छूटी है। मैं इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूं? बाबूजी की जान खतरे में है। विवेक ने अंजलि को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि डॉक्टर ने उसे किसी भी तरह के तनाव से दूर रखने को कहा था। विवेक ने तुरंत बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन सरकारी नियमों और कागजी कार्रवाई के कारण लोन पास होने में कम से कम 1 हफ्ता लगने वाला था। विवेक के पास जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ 2 लाख रुपए थे। वह परेशान होकर सिर पकड़कर बैठ गया। विवेक को इस कदर परेशान देखकर मंगला देवी उसके पास आई और पूछा, क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? अंजलि और बच्चे की तो सब रिपोर्ट ठीक है ना? विवेक ने रुआसे होकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ, अंजलि के पिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। 8 लाख की ज़रूरत है, पर मेरे पास सिर्फ 2 लाख हैं। बैंक लोन में वक्त लगेगा। अगर समय पर पैसा नहीं मिला तो, और मैं अंजलि को बता भी नहीं सकता। उसकी हालत आप जानती हैं। मंगला देवी ने एक पल भी नहीं गवाया। वह तुरंत अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी निकाल लाई। उन्होंने वह डिब्बा विवेक के हाथ में थमा दिया। जब विवेक ने उसे खोला तो उसमें मंगला देवी के खानदानी जेवर और कुछ पुश्तैनी ज़मीन के कागजात थे। मंगला देवी दृढ़ आवाज़ में बोली, बेटा, यह जेवर और ज़मीन के कागजात ले जा। इन्हें बेच या गिरवी रख,
लेकिन मेरी बहू के पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार मैंने एक पिता और बेटी को दूर करने का पाप किया था। इस बार मैं अपनी बहू का सुहाग और उसका मायका दोनों उजड़ने नहीं दूंगी। जा बेटा, देर मत कर। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ के पैर छुए और तुरंत अस्पताल के लिए निकल गया। अस्पताल में ऑपरेशन सफल रहा और अंजलि के पिता की जान बच गई। विवेक ने सारे पैसे चुका दिए थे, लेकिन कहानी में सस्पेंस तब बढ़ा जब 2 दिन बाद अंजलि के पास एक अनजान नंबर से कुछ तस्वीरें और मैसेज आए। मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि तन्नू ने भेजे थे। तन्नू अब भी अपनी हार भूली नहीं थी और बदला लेने की ताक में थी। उसने कहीं से यह पता लगा लिया था कि मंगला देवी ने अंजलि के पिता के इलाज के लिए अपने गहने और ज़मीन गिरवी रखी है। तन्नू ने अंजलि को फ़ोन करके भड़काना शुरू किया। क्यों भाभी, बड़ा स्वाभिमान दिखाती थी ना, अब अपने बाप की जान बचाने के लिए मेरी मामी के पुश्तैनी गहने और ज़मीन बिकवा दी। शर्म नहीं आई अपने मायके वालों पर? विवेक भाई की गाढ़ी कमाई और मामी के बुढ़ापे का सहारा उड़ाते अगर थोड़ी भी इज्जत बची हो तो विवेक भाई की ज़िंदगी से दूर हो जाओ, नहीं तो कोर्ट में केस कर दूंगी। और तुमने मामी जी को डरा धमकाकर उनके गहने हड़पे हैं। अंजलि यह सब सुनकर शन्न रह गई। उसे पहली बार पता चला कि उसके पिता की जान बचाने के लिए उसकी सास ने इतना बड़ा बलिदान दिया है। वह तनाव में आ गई और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। विवेक उसे तुरंत उसी अस्पताल ले गया जहां उसके ससुर भर्ती थे। जब मंगला देवी को पता चला कि तन्नू ने अंजलि को फ़ोन करके यह सब कहा है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत अस्पताल पहुंची जहां अंजलि रो रही थी। अंजलि ने रोते हुए मंगला देवी के हाथ थाम लिए। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके बुढ़ापे का सहारा छिन गया। तन्नू सही कह रही है, मैं इस घर के लिए मनहूस। मंगला देवी ने तुरंत अंजलि के मुंह पर हाथ रख दिया और कड़क कर बोली, चुप कर अंजलि, आज के बाद अपने आप को मनहूस मत कहना। तन्नू कौन होती है हमारे घर के मामलों में बोलने वाली? तभी वहाँ तन्नू भी अपनी माँ के साथ वकीलों को लेकर पहुँच गई ताकि वह मंगला देवी पर दबाव बनाकर ज़मीन का कुछ हिस्सा अपने नाम करवा सके। तन्नू चिल्लाई, मामी जी, इस पराई लड़की के लिए आपने हमारी खानदानी ज़मीन दांव पर लगा दी। मैं कोर्ट जाऊंगी। तभी विवेक के ससुर, जो अब काफ़ी ठीक हो चुके थे, अपने बेड से उठे। उन्होंने विवेक और मंगला देवी की तरफ देखा और अपने बेटे से कहा, बेटा जरा वह सूटकेस लाना। ससुर जी ने वह सूटकेस खोला जिसमें उनकी जीवन भर की कमाई, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट के पेपर्स और उनके गांव की पुश्तैनी हवेली के कागजात थे। इसकी कीमत करोड़ों में थी। उन्होंने वह सारे कागजात मंगला देवी के हाथ में रख दिए। ससुर जी रूंधे गले से बोले, समधन जी, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी ममता का जो परिचय दिया है उसका कर्ज मैं 7 जन्मों में नहीं उतार सकता, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी के तानों का शिकार नहीं होने दूंगा। यह मेरे जीवन भर की कमाई है। विवेक बेटा, अभी जाओ और माँ जी के सारे गहने और ज़मीन छुड़ा कर लाओ। और तन्नू बेटी, तुम कोर्ट जाने की बात कर रही थी ना,
जाओ, जो केस करना है करो। अब अंजलि के पीछे उसका यह पिता और इस घर का अटूट विश्वास खड़ा है। तन्नू और उसकी माँ ने जब देखा कि अंजलि का मायका तो उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत और अमीर है, और सबसे बड़ी बात कि मंगला देवी अब पूरी तरह अंजलि के साथ खड़ी है, तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वकील भी वहाँ से चुपचाप खिसक गए। विवेक ने तन्नू को धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकाला और कहा, आज के बाद अगर मेरी पत्नी या मेरी माँ के आसपास भी दिखी तो जेल की हवा खाएगी। मंगला देवी ने ससुर जी के दिए कागजात वापस अंजलि के हाथ में रख दिए और कहा, यह सब तुम्हारी अमानत है बेटी। तुमने हमें जो प्यार और सम्मान दिया है उसकी कोई कीमत नहीं है। कुछ महीनों बाद अंजलि ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। रामपुर के उस घर में आज खुशियों की शहनाई बज रही थी। मंगला देवी पोते को गोद में लिए आरती उतार रही थी। विवेक अंजलि का हाथ थामे मुस्कुरा रहा था और अंजलि की आंखों में इस बार दुख के नहीं बल्कि गर्व और सच्चे मान सम्मान के आंसू थे। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।